देखो डीसी सीधी निकल गई, लेकिन वही एसी की बात आई तो वो इसमें उलझ गई एक तरीके से, ऐसा आप समझ सकते हो, ऐसा याद रखने के लिए कि एसी इसमें फंस जाएगी। हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं कि जब किसी एसी सर्किट में इंडक्टर लगाया जाता है, सोलेनॉइड लगाई जाती है, कॉइल लगाई जाती है, तब क्या होता है। इससे पहले हमने रजिस्टर वाला देखा हुआ है। तो जैसे रजिस्टर के पास रेजिस्टेंस होता है, वैसे इंडक्टर के पास इंडक्टेंस होता है एल, उसकी यूनिट होती है हेनरी। तो जब कॉइल को लगाया जाता है किसी भी एसी के साथ, एसी सोर्स के साथ, तो एसी सोर्स की क्या खासियत होती है कि वो वेरिएबल होता है। मतलब एसी सोर्स, एसी वोल्टेज, ये वेरिएबल होता है। E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो टाइम के साथ वेरी करता रहेगा और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है इन बिटवीन माइनस ई नॉट एंड ई नॉट। मतलब ई नॉट जो हो गया पीक वैल्यू इधर ऊपर वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल की, और यहां हो जाएगी माइनस ई नॉट। क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, तो +1 मल्टीप्लाई होगा तो ई नॉट आएगा, और साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो ई नॉट इंटू -1 माइनस ई नॉट आएगा। इसके बीच में ये टाइम के साथ बदलता रहेगा। तो जब ईएमएफ बदलता रहेगा तो करंट भी वेरिएबल होती रहेगी। तो इस इंडक्टर की क्या खासियत होती है वो समझते हैं कि जब भी इसमें से वेरिएबल करंट फ्लो होगी, वेरिएबल करंट फ्लो होने से इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा कंटिन्यूअसली। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो d∅b/dt क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, माइनस d∅b/dt, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर। और ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की खासियत ये होती है कि ये चेंज को अपोज करता है, जिसका जिसका जो मतलब प्रूफ है वो ये है कि माइनस साइन आ रहा है इसके आगे। इसको थोड़ा सा ढंग से करके लिख देता हूं। ये माइनस साइन बता रहा है कि ये चेंज का ही अपोज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज इसलिए हुआ क्योंकि करंट में चेंज हुआ। तो इनडायरेक्टली ये करंट में चेंज का ही अपोज करेगा। तो क्यों ना हम वही फॉर्मूला लिखें कि करंट में चेंज वर्सेस ईएमएफ का क्या रिलेशनशिप होता है। तो वो रिलेशनशिप हमें पता होना चाहिए कि E इक्वल्स टू मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू, अगर आप लिखना चाह रहे हो करंट में चेंज, तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा L, और वो होगा di/dt, और यहां पर आ गया माइनस। एक्चुअली में ये जो आया कि जो ईएमएफ होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ऐसा होता है। करंट में जितना चेंज होगा ज्यादा, मतलब डी जितना ज्यादा होगा और dt जितना कम होगा, जितना जल्दी जल्दी चेंज होगा ईएमएफ उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और जब इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल आती है, और उसी को L बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये ईएमआई वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया होगा, नहीं बनाया होगा मैंने वीडियो, तो मैं बना दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। तो ये हो गया E इक्वल्स टू L di/dt। माइनस ये बता रहा है कि ये करंट में चेंज का अपोज करता है। मतलब जैसे इस सर्किट में अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो होने की कोशिश कर रही है तो ये ईएमएफ चाहेगा नहीं, क्लॉकवाइज फ्लो नहीं करने दूंगा, मैं अपोजिट करंट फ्लो करा दूंगा, इंड्यूस्ड करंट, जो इसका अपोज करेगी। अगर इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने की कोशिश करें तो ये चाहेगा नहीं, मैं क्लॉकवाइज करूंगा, अपोज करूंगा। मतलब ये हमेशा सर्किट की करंट का अपोज करेगा, और इसीलिए इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, बैक ईएमएफ, क्योंकि अपोज कर रहा है हमेशा। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया कि ये जो है, ये कॉइल जो है करंट में फ्लो का अपोज करेगी। ठीक है, तो इस वजह से ये जो सोर्स है इसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सप्लाई बनाए रखने के लिए। तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अपोजिट, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है इसके अपोजिट इसको काम करना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट काम करना पड़ेगा। मतलब माइनस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब E इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस दिस, तो ये हो गया L di/dt। यहां तक हो गया ना। इस इक्वेशन को हमें काम में लेना है, ये हमें करंट के रास्ते तक पहुंचाएगी। ईएमएफ हमें पता है, करंट हमें निकालनी है, करंट वर्सेस ईएमएफ का ग्राफ बनाना है, फेजर डायग्राम बनाना है, और हमें निकालना है कि फेज डिफरेंस कितना क्रिएट होता है। पूरा का पूरा डेरिवेशन आता है बोर्ड में। यहां पर जो है चेंज हुआ, मैं इसको दो पार्ट में कर लेता हूं। यहां पे चेंज हुआ di इक्वल्स टू E/L, और ये dt, मतलब बहुत स्मॉल टाइम में बहुत छोटी सी करंट। तो यहां पे हो गया I इक्वल्स टू क्लोज लूप, ये मतलब इंटीग्रेशन E/L और ये dt, सिंपल सा काम होता चलेगा। और I इक्वल्स टू E कितना है, E0 साइन ओमेगा t dt, और ये हो गया L, इस तरीके से। अब हमने देखा कि L जो है प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल है, वो तो कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर आ गया। उसके बाद देखा कि ये जो E0 है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, ये भी कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। तो E0 भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर है साइन ओमेगा t dt, ठीक है, साइन ओमेगा t dt।
उसके बाद क्या हुआ, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये हो गया ई नॉट अपॉन एल कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, इस तरीके से हो गया, और यहां पर क्या आ गया, माइनस आ गया, ये आ गया माइनस। तो इसको अगर मैं लिखूं वापस से, यहां पर ये बन रहा है आई इक्वल्स टू माइनस ई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ये कुछ बन रहा है। हमने देखा कि ये तो साइन की इक्वेशन है और E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये कॉस की इक्वेशन है। चलो एक बार को थोड़ा सा और चेंज करते हैं कि ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को लेट ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इक्वल्स टू आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो I इक्वल्स टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी बन गया। मतलब ईएमएफ की इक्वेशन है हमारे पास E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन I की इक्वेशन क्या आई, I की इक्वेशन आई माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब देखो जो मैंने बोला था कि हमें ग्राफ बनाना है ईएमएफ वर्सेस करंट में, तो ये इक्वेशन सफिशिएंट है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, ग्राफ हम इसी से बनाएंगे। लेकिन अगर आपको फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, जो कि करना होगा, तो दोनों इक्वेशन को या तो साइन में बदलो या दोनों को कॉस में बदलो, उसके अलावा दोनों को या तो माइनस का साइन लगाओ या दोनों को प्लस का लगाओ, यहाँ प्लस का साइन है वहां माइनस का है, या साइन है वहां कॉस है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉस को साइन में बदलता हूँ और ये भी कोशिश करता हूँ कि इसका माइनस साइन भी मैं हटाने की कोशिश करूं। देखो उसके लिए कुछ समझना पड़ेगा हमें। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या क्या हो सकता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 प्लस थीटा, या हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, दोनों ही चीज लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू। एक बार को मैं माइनस साइन को हटा रहा हूं ताकि हम समझ सकें इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ साइन किसका है, माइनस का है बाहर, तो सब जगह साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो अगर मैं लिखता हूं साइन 90 प्लस थीटा, तो ये माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस थीटा माइनस 90 अजीब सा बनेगा। लेकिन अगर यही माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करूं तो थीटा माइनस 90 बन जाएगा, जो कि एक सही चीज होगी, कोई इशू नहीं है, साइन थीटा माइनस 90 बनेगा इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस अंदर चला गया, इसमें माइनस अंदर भेजोगे तो माइनस 90 माइनस थीटा, पता नहीं क्या बनेगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे बदलने के, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, लेकिन मैं 90 माइनस थीटा को चूज करूंगा क्योंकि फाइनल आंसर सही से आएगा। अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो कोई इशू नहीं होता मुझे, तो यहां पर मैंने इसको बदला, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, थीटा की जगह क्या है यहां पर, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये हुआ यहां पर। और अगर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूं कि मैं लिखना क्या चाह रहा हूं, तो मैं ये लिखना चाह रहा हूं पाई बाय 2। अब आप देखो, आप ये तो समझ गए होगे 90 माइनस थीटा क्यों करा, क्योंकि बाहर माइनस था, उस माइनस को भी खत्म करना था इसलिए करा, वरना 90 प्लस थीटा या थीटा प्लस 90 सफिशिएंट था, कोई इशू नहीं है। अब आप इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को देखो, और इक्वेशन ये इसको मैं कर देता हूं 2 और इसको कर देता हूं 3। इक्वेशन 1 और 3 को देखो, दोनों साइन की है, दोनों में प्लस है, दोनों है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मतलब इस इक्वेशन में से मैंने पाई बाय 2 माइनस कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी किसी इंडक्टर में से, एक प्योर इंडक्टर में से एसी करंट फ्लो होती है या एसी सोर्स लगाते हैं जब उसके अक्रॉस, तो उसमें फ्लो होने वाली करंट, उस पे अप्लाइड ईएमएफ से पीछे हो जाती है। कितना पीछे हो जाती है, पाई बाय 2 फेज, पाई बाय 2 फेज यानी कि 90 डिग्री फेज पीछे हो जाती है, पीछे रह जाती है। या ऐसा कह सकते हैं कि इंडक्टर करंट को पीछे कर देता है, या ऐसा कह सकते हैं कि इंडक्टर ईएमएफ को आगे कर देता है। बात बराबर है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि दो पर्सन दौड़ रहे हैं, ये ऐसे दौड़ रहा है, ये ऐसे दौड़ रहा है, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये ब्लू वाला रेड वाले से आगे या रेड वाला ब्लू वाले से पीछे है। बात बराबर है। वैसा ही कि करंट पीछे रह जाती है या ईएमएफ आगे हो जाता है। कितने से, पाई बाय 2 से। उस तक पहुंचने के लिए आपको इक्वेशन 3 पे आना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए ये इक्वेशन सफिशिएंट थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि I इक्वल्स टू तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, I इक्वल्स टू V बाय R होता है, जहां पर R क्या होता है, अपोजिशन टू द करंट होता है। कुछ वैसा ही यहां भी तो बन रहा है, देखो आप, यहां भी तो बन रहा है I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन समथिंग। तो हमें तो पता है कि जब रेजिस्टेंस का डिवाइड दिया जाता है ईएमएफ में तब करंट बनती है। इसका मतलब क्या, ओमेगा एल यहां पर कुछ रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। ओमेगा एल की जो यूनिट आती है वो ओम ही आती है, जो कि रेजिस्टेंस की यूनिट आती है। लेकिन यहां पर इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं, यहां पर बोला जाता है रिएक्टेंस। और अगर ढंग से बोला जाए तो उसको बोला जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस तो रजिस्टर का होता है, लेकिन इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। रिएक्ट करता है ये
जब इस तरह की सप्लाई इसको दी जाती है और इसको बताया जाता है XL से, और जो कि होता है ओमेगा L इस तरीके से। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं I नॉट इक्वल्स टू E नॉट अपॉन XL, और ये हो जाएगा E नॉट अपॉन ओमेगा L। उसके अलावा हम RMS करंट की बात करें तो IRMS अगर मैं बात करूं तो IRMS हो जाएगा ERMS अपॉन XL, बात बराबर है वही, और यहां हो जाएगा ERMS अपॉन XL। अच्छा, इसको रिएक्टेंस क्यों बोला, सिंपल रेजिस्टेंस क्यों नहीं बोल दिया कि रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय इंडक्टर? इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर अपोजिशन क्रिएट बाय इंडक्टर। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो XL है इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है ऑन बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैसे चेंज होती है मैं बताता हूं आपको। XL इक्वल्स टू ओमेगा L इक्वल्स टू ओमेगा होता है 2πfL। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी करंट की या सोर्स की, वैसे वैसे एक्सेल में चेंज आएगा। ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक्सेल उतना ही ज्यादा होता जाएगा। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो एक्सेल हो सकता है इतना ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए ये एक्सेल कि इस वैल्यू में डिवाइड देने के बाद करंट नेग्लिजिबल हो जाए। इसलिए बोला जाता है कि जब भी इंडक्टर में से एसी फ्लो होती है तो ये एसी का अपोज करता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू से दैट एन इंडक्टर अपोजेस और ब्लॉक्स एसी एंड इट इजीली अलाउ द फ्लो ऑफ डीसी, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। जब फ्रीक्वेंसी जीरो तो एक्सएल जीरो, जीरो का डिवाइड लगाओगे करंट इनफाइनाइट, मतलब जितनी उतनी फ्लो होने देगा। यही इसकी खासियत है। तो ये बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस या अपोजिशन टू द करंट क्रिएटेड बाय इंडक्टर। और ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है किस तरीके से। इसका ग्राफ भी मैं छोटा सा यहां बना देता हूं, बहुत सारी चीजें हो जाती है। ये है एक्सेल और ये है फ्रीक्वेंसी। एक्सेल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दोनों की पावर 1 है। एक्सेल की भी पावर 1, फ्रीक्वेंसी की भी पावर 1। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सेल बढ़ेगी। अगर आप करंट की फ्रीक्वेंसी ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो ये ज्यादा से ज्यादा अपोज करने की कोशिश करेगा। एक तरीके से आप इसको ऐसा समझ सकते हो, यहां पर एक स्प्रिंग लगी थी, इंडक्टर लगा था, सोलेनॉइड लगा था, और उसमें से एसी करंट मतलब पहले डीसी करंट फ्लो कराते हैं। डीसी हमने बोला अच्छे से फ्लो होगी, देखो डीसी सीधी निकल गई। लेकिन वही एसी की बात आई तो वो इसमें उलझ गई। एक तरीके से ऐसा आप समझ सकते हो, ऐसा याद रखने के लिए कि एसी इसमें फंस जाएगी और डीसी सीधा निकल जाएगी। तो डीसी को बड़े आराम से अलाउ करती है और एसी को रुकावट देती है। इसलिए ये सब चीजें फिल्टर सर्किट में यूज आती है। अब बहुत सारा डेटा हो गया, इसको समराइज करना है। ग्राफ बन गया, एक्सेल हो गया। अब हमें देखना है ग्राफ, ये वाले ग्राफ। तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की जरूरत है। मैं बाकी सारी चीजें मिटा रहा हूं। चलो, यहां पर हमें ग्राफ बनाना है बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। ई एंड आई वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। तो ईएमएफ तो देखो सामने दिख रहा है, साइन वाला कर्व है सीधा सीधा। तो मैं पहले साइन वाला कर्व बना देता हूं। ये बन गया साइन वाला कर्व इस तरीके से। ये हो गया ईएमएफ ई। अब मुझे बनाना है करंट वाला। तो करंट वाला जो ग्राफ है, आई इक्वल्स टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर यह माइनस नहीं होता तो हमें पता है ग्राफ कैसा बनता, कॉस का 1 से ही चालू होता है वो इस तरीके से। लेकिन इसका अपोजिट है, क्योंकि सामने क्या आ गया, माइनस आ गया। तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। अब इस ग्राफ को और इस ग्राफ को साथ में हमें बनाना है। तो थोड़ा सा मतलब मेहनत वाला काम है। एग्जाम में जब आप बनाओगे तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए मामला। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से कुछ पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे ताकि कोई इशू नहीं है हमें। वरना क्या है कि अच्छा दिखेगा नहीं तो अच्छे नंबर आएंगे नहीं। सफाई के 5 नंबर मिले नहीं मिले, ग्राफ के तो नंबर कट जाएंगे आपके। तो जब ये चालू होगा कुछ इस तरीके से, मतलब साइन जब 0 है तो कॉस मैक्सिमम होता है, और कॉस मैक्सिमम है लेकिन आगे साइन किसका, माइनस का। तो ये चलो यहां ले लिया हमने माइनस। फिर जब साइन मैक्सिमम है तो कॉस 0 होगा, ठीक है। फिर जब साइन 0 है तो कॉस मैक्सिमम होगा। अब कॉस मैक्सिमम होगा लेकिन पहले -1 तो रह चुका है, अब +1 की तरफ बढ़ेगा वो। अब वो +1 की तरफ बढ़ेगा इस तरीके से। यहां से ये 0 हो गया, 0 वाली लाइन, अब +1 की तरफ बढ़ेगा। यहां पर मैं इसको मार्क कर देता हूं, जितना इधर मार्क किया था इतना इधर मार्क कर देता हूं इसको, ठीक है। अब फिर से जब साइन मैक्सिमम है तो कॉस फिर से मिनिमम होगा। साइन मिनिमम है तो कॉस फिर से मैक्सिमम होगा। +1 तो हो चुका है, अब कैसा होना है इसको, -1 होना है क्या। ये ऐसा जाके ऐसा जाएगा। यहां पर इसकी लाइन में मैं बना देता हूं इसको। अब बनाते हैं। मार्कर से मुझे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कॉपी में आसानी होती है बनाने में। ये कुछ ऐसा जाएगा। ये बन गया ग्राफ। ये हो गया आई का, और यहां पर हो गया -i0, और ये हो गया +i0,
प्लस आई नॉट, ये हो गया ईएमएफ, और ईएमएफ वाले में ये हो गया ई नॉट, और यहां हो गया माइनस ऑफ ई नॉट। ये ग्राफ है ईएमएफ एंड आई वर्सेस टाइम का। आई होप समझ में आया होगा कैसे बनाया है। आप इस वीडियो को दोबारा से चला के देख लेना, बार बार बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं फेजर डायग्राम की। तो फेजर डायग्राम के बारे में भी प्रॉपर वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको जाके आप देख सकते हो। यहां पर ईएमएफ था किसी भी टाइम ओमेगा टी पर, ये है ईएमएफ, ये है ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, और ये चल रहा है ओमेगा टी पर, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ईएमएफ आ गया और करंट पीछे है, करंट जो है पाई बाय 2 पीछे है। पाई बाय 2 पीछे का मतलब कि इससे 90 डिग्री पीछे है, यहां पर है करंट आई नॉट, और ये कितना है आगे है इससे पाई बाय 2 आगे है। ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। तो स्टेटमेंट लिखा जाता है कि फॉर एन इंडक्टिव एसी सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड EMF applied by a phase angle of pi by 2 रेडियन और 90 डिग्री। या ये बोला जाता है कि in an inductive AC circuit voltage leads the current by a phase angle of pi by 2 रेडियन और 90 डिग्री। तो ये समझ में आया होगा। इसका एक लेते हैं हम न्यूमेरिकल। ये बहुत अच्छे से इसको 3-4 बार आप कर लेना, फिर भी दिक्कत आए कमेंट करना, दोबारा से समझा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आएगी, और वो भी आप सॉल्व कर लोगे क्योंकि मैंने अच्छे से इसको यहाँ पर समझाया था। तो क्वेश्चन करते हैं इसका भी हम। बाद में मैंने सोचा कि इस एक्सेल को भी ढंग से समझा देता हूँ कि जो एक्सेल है अपोजिशन टू द करंट है ओमेगा एल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। ये कुछ उस तरीके से ही है जैसे एक रजिस्टर के पास रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही इंडक्टर के पास इंडक्टिव रिएक्टेंस इस तरीके से होता है। तो यहां पर ये जो एक्सेल है इंडक्टिव रिएक्टेंस है या अपोजिशन टू द करंट क्रिएटेड बाय इंडक्टर है, वो ओमेगा मतलब किस फ्रीक्वेंसी की सप्लाई आप उसमें से क्रॉस हो रही है, और उसकी इंडक्टेंस एल पर डिपेंड करेगा। एल जो है इसकी यूनिट होती है हेनरी, और एक्सेल की यूनिट होती है ओम। तो यहां पर हमने देखा कि एक्सेल जो है प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सेल भी बढ़ेगा तो करंट घटेगी, और फ्रीक्वेंसी घटेगी एक्सेल घटेगा तो करंट बढ़ेगी। तो एसी के लिए, एसी सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी लगभग इनफाइनाइट, अगर हम माने बहुत ज्यादा कोई वेरिएबल एसी हो तो उसके लिए एक्सेल जो होगा वो भी कैसा हो जाएगा इनफाइनाइट, तो करंट कितनी हो जाएगी 0। वही अगर हम डीसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 0, तो एक्सेल हो गया 0, तो करंट हो गई मैक्सिमम। इस तरीके से होता है। तो यहां पर मैंने बात बोली थी कि एन इंडक्टर अलाउ फ्लो ऑफ डीसी व्हाइल इट अपोजेस द फ्लो ऑफ, मैंने क्या बोला, एन इंडक्टर अलाउ द फ्लो ऑफ डीसी, ठीक है, एंड व्हाइल इट अपोजेस द फ्लो ऑफ एसी। इस तरीके से चीजें पूछी जाती है, तो उसका आंसर आप यहां से दोगे। वाइवा का भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंडक्टर है और कैपेसिटर है, किस में से एसी अच्छे से फ्लो हो पाएगी, कैपेसिटर, जब हम पढ़ेंगे तो आप उसको भी समझोगे, और किस में से डीसी अच्छे से फ्लो हो पाएगी, इंडक्टर, क्योंकि ये इसका जो रेजिस्टेंस है, एक तरीके से कॉमन लैंग्वेज में बोलूं कि इसका जो रेजिस्टेंस है, वैसे उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। चलो, ये क्वेश्चन है 100 हर्ट्ज एसी, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी 100 हर्ट्ज, is flowing in a 14 मिली हेनरी कॉइल, मतलब L आपको दे दिया 14 मिली हेनरी। फाइंड इट्स रिएक्टेंस, मतलब हमें XL फाइंड करना है। तो XL होता है ओमेगा L, और यहाँ ओमेगा नहीं दिया तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 पाई एफ। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। 2 पाई एफ कितना दे रखा है आपको, 100 दे रखा है, और L कितना दे रखा है आपको 14 इंटू 10 टू पावर -3 दे रखा है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, मिली मतलब -6 तो नहीं होता कि, तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू 100 इंटू 14 इंटू 10 टू पावर -3। 7 सही है, 2 टाइम्स गया, 2 और 2 4 हुआ, 4 इंटू 22 88 इंटू 10 टू पावर -1, क्योंकि ये 10 टू पावर 2 बनेगा 100 और ये -3, तो कितना आएगा 8.8, और इसकी यूनिट ओम जैसी होती है, तो इसका आंसर आ गया ओम, 8.8 ओम आंसर है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मतलब आई नॉट आपको फाइंड करना है। अगर आपसे बोला जाता फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी करंट, तो आपको आई आरएमएस फाइंड करना होता या आई इफेक्टिव फाइंड करना होता, पर मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको स्पेशली बोलेंगे
और अगर आरएमएस ही बोल दिया तो क्या फाइंड करोगे? तो आरएमएस ही करोगे ना ऑब्वियसली। तो यहां पर बोला है आई नॉट इज इक्वल टू, मतलब फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट व्हेन इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। एल आपको दे रखा है 1 हेनरी और कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। जब भी आपको कुछ भी नहीं बोला जाए, अब जैसे यहां बोला हुआ है कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट, तो ये क्या दे रखा है? मैक्सिमम वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू। तो जब भी आपको स्पेशली बोला नहीं जाए, जैसे यहां बोला था वैसे, तब तक इसको आपको आरएमएस ही लेना है। आरएमएस या इफेक्टिव एक ही बात है। तो ई आरएमएस आपको दे रखा है 200 वोल्ट। आपको लेकिन आई नोट फाइंड करनी है, तो तुरंत यहां पर आप लिख दो कि ई नॉट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ई आरएमएस, ताकि गलती से भी गलती ना हो जाए। और ये हो गया √2 मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है, यहां तक डन हो गया। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। तो वैसे आप याद रख सकते हो ये 200, वैसे 220 वाला याद रखना ज्यादा सही है। ये √2 कितना होता है? 1.414 मल्टीप्लाई बाय 200। तो ये गया, दोनों पॉइंट गए, कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई 2 82, और ये क्या आ गया? वोल्ट। यह है पीक। आरएमएस 200 होने पर पीक 282 वोल्ट आया। आपको फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो आई नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस या अपोजिशन टू द करंट क्रिएटेड बाय इंडक्टर। क्योंकि यहां पर क्या लगाया है? इंडक्टर लगाया है, तो यहां पर क्या आएगा? एक्सएल आएगा। एक्सएल के लिए आपको ओमेगा एल चाहिए, वो नहीं दे रखा। 2 पाई एफ एल से आपका काम चल जाएगा। तो ई नॉट अपॉन 2 पाई एफ एल। क्या किया हमने? अगर रेजिस्टेंस होता तो ई नॉट अपॉन आर लगाते, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट लगाते। आरएमएस करंट पूछी जाती तो ई आरएमएस आता, तो यहाँ आई आरएमएस आता। लेकिन मैक्सिमम करंट पूछिए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ लगाना पड़ेगा। इंडक्टर है इसलिए एक्सएल आया 2 पाई एफ एल। ठीक है, ई नॉट कितना है? 282, और ये हो गया 2 इंटू 22/7। 7 ऊपर गया। एफ कितना दे रखा है आपको? 50, और एल कितना दे रखा है? 1। तो उसका तो कोई इशू है ही नहीं। अब हम काटने की कोशिश करते हैं इसको पहले 2 से क्लियर करता हूं 11, और ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये 2 1 जा 2। कटेगा कि कुछ और? अब कुछ और कटने के चांसेस है क्या? 11 से अगर जाएगा, जा ही नहीं सकता, पॉइंट्स में आंसर आएगा कुछ ना कुछ। तो ये हुआ, ये ऊपर बनेगा 7, और 7 4 जा 28, और ये 2 ऊपर गया 987 अपॉन ये 50 इंटू 2 100 हो गया, और इंटू 11। तो इसको 100 से काटापीटी मत करना, पॉइंट लग जाएगा 9.87 अपॉन 11। तो पॉइंट में कुछ आंसर आ रहा होगा, मैं देख लेता हूं एक बार। तो इसका आंसर काफी अजीब सा ही आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 0.897, मतलब 0.9 एम्पियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडक्टर हैज रिएक्टेंस ऑफ 100 ओम। रिएक्टेंस क्रिएटेड बाय इंडक्टर एक्सएल से शो करते हैं, यूनिट ओम ही होती है, 100 ओम एट 50 हर्ट्ज, और ये 50 हर्ट्ज सप्लाई पर है। अब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एक्सएल चेंज होगा। फाइंड इट्स रिएक्टेंस एट 125 हर्ट्ज। मतलब जब F1 था तो ये 50 हर्ट्ज था, इसको मैं X1 बोल देता हूं। अब मैं F2 इक्वल्स टू 125 हर्ट्ज कर रहा हूं, तो मुझे X2 निकालना है। बहुत ही इजी है। हमें पता है कि XL इक्वल्स टू ओमेगा एल इक्वल्स टू 2 पाई FL होता है। 2 पाई कांस्टेंट, L कॉइल का कांस्टेंट, तो XL प्रोपोर्शनल टू F होगा। यही फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। यहां पर क्या होगा कि X2 अपॉन X1 इक्वल्स टू F2 अपॉन F1, क्योंकि प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। जो XL के साथ हो रहा है वही F के साथ होगा। अगर यहां पर XL इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F होता तो यहां पर मैं लिखता X2 अपॉन X1 इक्वल्स टू F1 अपॉन F2, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कैपेसिटर में काम आएगा। तो यहां पर देखो F2 कितना है 125, F1 कितना है 50, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, या ऐसा आप डायरेक्ट कर लो। किससे काटे? 25 से कट कर दूं, 25 2 जा 50, और ये 5 टाइम्स, मतलब कितना हो गया 2.5। तो X2 इक्वल्स टू X1 इंटू 2.5। X1 कितना दे रखा है 100, तो 100 जब 2.5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 250 ओम। मतलब कितना बढ़ गया देख लो आप, 2.5 टाइम्स बढ़ गया, क्योंकि ये भी 2.5 टाइम्स बढ़ गई थी इसलिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे, और मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों को हेल्प हो सके। थैंक यू।